बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जवाद फैज़ी आपको वेलकम करता हूँ। 10 से 11 बजे तक भी हमने जो बातें की वो इसलिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल थी कि आखिर हम क्यों किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं, और इनफरादी सतह पे भी मुआशरे में खूबसूरतियाँ बखेरने के लिए हमें अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए, और इदारा जाती तौर पर भी इज्तिमाई सतह पर भी हमें पाकिस्तान के इमेज को खूब से खूब तर बनाने और दिखाने की कोशिश और सही करनी चाहिए। हम वो क्यों नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ये फैसला दे देता है कि इलेक्शन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं फैलाई जा सकती, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तारीख़ सामने आती है, और तारीख़ पे तारीख़ नहीं, एक ही तारीख़, लेकिन उसको तारीख़ों में बदलने की कोशिश साजिश क्यों कर होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, मैं मीडिया से शुरू हो जाता हूँ और फिर हर इदारे पे जा सकता हूँ, कि उसमें तत्हीर का अमल ज़रूरी है। गलतियों की गुंजाइश अब हमारे पास नहीं है। इक़्तिसादी तौर पर, दिफाई तौर पर, सियासी तौर पर हम कितनी ज़बू हाली चाहते हैं। हमें क्यों कर एक नहीं होना, हमें क्यों कर अपने दिफा को मजबूत तर नहीं करना, हमें क्यों कर मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होना, और हमें क्यों कर सियासी तौर पर सुलझे हुओं की शक्ल में नज़र नहीं आना चाहिए। हम गिरा दो, जला दो, बहका दो, हिला दो, ये किस तरफ चले गए थे। इस तरफ नहीं जाना हमने एक तरफ मेरा सिपा सलार वो अमेरिका जैसे मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के मसाइल पे बात करता है, पाकिस्तान की दिफाई और मुआशी जो मामलात हैं उस पर बात करता है, और वहाँ जाके वो ये बात करता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि आइए सरमायाकारी कीजिए। वो आँखों में आँखें डालकर उस कुव्वत और ताकत के ज़िम्मेदारों से बात करता है कि पाकिस्तान किन किन मुश्किलात में घेर लिया जाता है किसी की वजह से, और हम ज़िम्मेदार भी नहीं होते और नुकसान भी हम अपना करें। हमारे फ़ौजी जवान शहीद हों, हमारे अवाम कुर्बानियाँ दें, और ये सब कुछ जब बात हो रही होती है हम फिर देखते हैं कि एक चिंगारी ऐसी दिखा दी जाती है, लगा दी जाती है, और उसके बाद जब एक तय हो गया मामला, उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट जाया जाता है, वहाँ से एक फ़ैसला आता है, फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, चीज़ें मुबहम होती हैं, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने रिमार्क्स देना पड़ जाते हैं, और फिर कहना पड़ जाता है कि जमहूरियत को डी ट्रेड नहीं होना चाहिए, हमें डी ट्रैक नहीं होना चाहिए, हमारी सिमत बड़ी वाज़े रहनी चाहिए, अहदाफ वाज़े होने चाहिए, और मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम क्यों कर ऐसा करते हैं। इससे पहले कि मैं तारुफ़ कराऊँ, अभी हमारे दोस्त भी आए हैं, मेहमान आए हैं, लेकिन मैं उतनी देर जनाब रिजवान रज़ी उनकी तरफ चलता हूँ ताकि जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनकी सेटिंग हो जाए। रिजवान रज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही रिजवान रज़ी साहब। भाई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, लेकिन आप एक रुकिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक है। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? शायद कोई मसला है। रिजवान रज़ी साहब, आपको भी मैं और आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं वेलकम कर लूँ जनाब तैयब बलोच, सदर सुप्रीम कोर्ट मीडिया एसोसिएशन, जनाब आगा इकरार हारून, और जनाब ताहिर नईम मलिक। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का, आप दोस्तों का। रिजवान रज़ी साहब, आपकी तरफ ही आता हूँ। क्यों कर हमें जंजीर अदल हिलानी पड़ती है, शाम के बाद दिए जलाने पड़ते हैं रोशनी के, ये क्या करते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में एक हुक्म जारी किया, और वो हुक्म ये था कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर के ऊपर लकीर हैं, और अदालतें अपने फैसलों का पैरा दिया करती हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने भी, मेरा ख्याल है कि अपने फैसले का पहरा दिया है। और जब उनके इल्म में ये बात लाई जाती है कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन 3 रुकनी बेंच, फुल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ये हुक्म दिया था 8 फरवरी का,
उसको लाहौर हाई कोर्ट के एक यक रुकनी बेंच ने बैठ के रजी साहब, मैं यहीं से बात शुरू करूंगा। जनाब सिराजुल हक हमारे साथ फोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। सिराजुल हक साहब, आपको आवाज आ रही है जी? या बिल्कुल आ रही है। अच्छा सिराजुल हक साहब, ये क्या मामला है? एक चीज़ बड़ी वाजे थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बावजूद जाया जाता है लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद फिर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाता है और फिर उसके बाद रिमार्क्स भी आते हैं, फैसला भी आता है। क्यों कर हम ऐसा करते हैं कि एक अच्छी वाली चीज़ चलती हुई को फिर से मुबहम और शुकूक व शुबात वाली बना देते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि एक दावी ऐसा है जो नहीं चाहता है कि बर वक्त इलेक्शन हो या इलेक्शन उसको सूट नहीं करता है, लिहाजा वो बहाने बनाकर कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी दहशतगर्दी, कभी कोई और चीज, और कभी IMF का दबाव, कभी माशी सूरत हाल, और किसी भी बहाने से वो इलेक्शन को तय करना चाहते हैं। लेकिन अच्छा हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लियर किया, एक धुंध के माहौल में उसने बिल्कुल एक रोशनी दिखाई और दोबारा लोगों के अंदर एक सुई आ गई। इस पर हम सुप्रीम कोर्ट को शाबाश देते हैं, राजी तहसीन पेश करते हैं। मेरे ख्याल में अदालत के फैसलों के साथ अगर कौमी सेंस शामिल हो तो बहुत मजबूत हुआ करते हैं। सिराजुल हक साहब, जो हमने माजी में देखा, शिद्दतें, हिद्दतें, गिरा दो, जला दो, इल्ज़ामात, बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो गई, एहतराम ख़त्म हो गया। क्या नज़र आ रहा है आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में? क्या तमाम तर जमातें ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करती नज़र आ रही हैं आपको? मेरे ख्याल में ये जो जमहूरियत का तसलसल है और आइंदा नस्लों तक मुंतकिल होना चाहिए तसलसल, उसमें गाली गलोच का जो अंसर शामिल हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। बर्दाश्त और दलील की बुनियाद पर सियासत वो ज्यादा पायदार होता है। इस वक्त ये जो पोलराइजेशन है और एक जहरीली एक तलखी मौजूद है, मेरे ख्याल में जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी, खासकर हमारे आइंदा नस्लों के लिए भी। तो मैं यही सिराजुल हक साहब आप साथ ही रहिएगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है, सिराजुल हक साहब साथ ही रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है और 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। शेड्यूल भी आ गया सिराजुल हक साहब, अब सारी चीजें भी आ गई, अब कैसे आगे बढ़ना है फरमाइएगा। देखिए अभी बहुत कुछ करना है, खुसूसी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। जमात इस्लामी तो ये बेहतर समझती है कि यकसा माहौल तमाम सियासी जमातों को मुहैया किया जाए। हम पहले से यही मुतालिबा करते चले आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन हो, इंतजामी लिहाज से आज़ाद हो, मालियाती लिहाज से आज़ाद हो। फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो अपना हो, ताकि वो वक्ती तौर पर कर्ज ना ले और उसके गिरफ्त न हो, उसके इंस्ट्रक्शन पर वो चले। इस वक्त हम यह भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाता है तो उसके लिए अदलिया के खिदमात लिया जाए, लेकिन यह मतलब नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया। सही। सिराजुल हक साहब, मुझे चले, वैसे तो एक अलग से आपसे प्रोग्राम होना है, आपका मंशूर क्या है, अहदाफ क्या है, और उसमें बातें करेंगे कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होती है, मंशूर होता है, वोट क्यों नहीं मिल पाते, उस पर तो आपसे 1 on 1 बात करेंगे। मुझे सिर्फ इतना अभी बता दीजिएगा कि अगर फिर से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करे, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो फिर क्या फिर अदालतों के दरवाजे हमें खटखटाते नजर आते हैं? देखिए अदालतें तो हर मुहज़्ज़ब सोसाइटी की ऐसी जगह है जो मुसीबत के वक्त या जुल्म के वक्त लोग उस दरवाजे को जरूर खटखटाते हैं और अदालतों से यकीन रखते हैं। अगर अदालत के दरमियान में न हो तो फिर ज़ाहिर है जोर आजमाई होगी और दस्तगरेबान लोग होंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि अदालतें अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और आज उन्होंने एक मुनासिब फैसला दिया, लोगों को एक उम्मीद दिला दी। सही, बहुत शुक्रिया जनाब सिराजुल हक साहब, इस वादे के साथ कि 1 on 1 भी बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे। अब 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। मज़ीद भी आपको तफसीलात हम बताते चले जाएंगे, लेकिन रिजवान रज़ी साहब वहीं से बात शुरू कीजिएगा।
जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने एक ऐसा हुक्म जारी किया कि टेक्निकली पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन जो थे वो ऑन होल्ड चले गए। अब इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि उससे पहले नॉमिनेशन करनी है रिटर्निंग ऑफिसरों की और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसरों की और रिटर्निंग ऑफिसरों की, उनकी ट्रेनिंग करवानी है। ये और उसके नहीं बाद साहब, इससे आगे आए ना, ये बातें पुरानी हो गई, फैसले के बाद की बातें करते हैं। जी जी जी। अच्छा, फैसले के बाद देखिए, ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं थी इलेक्शन को सबवर्ट करने की, और मेरे पास कुछ ऐसे सिंबल्स मौजूद हैं कि एक आध अटेम्प्ट अभी और भी की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कुछ अनासर को सूट नहीं करते। और आप पूछेंगे वो कौन से अनासर हैं? वही अनासर जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लेके गए। वो पार्टी है कि अगर उसके दो लोग परचम पकड़ के किसी सड़क पे निकल आए तो वो उसकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और आज ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कही कि जनाब, इस पिटीशन का हमें लाहौर हाई कोर्ट में फाइल होने का पता ही नहीं चला कि ये कब फाइल हुई, और हमें नोटिस दिए गए और हमने इमरजेंसी के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जाके वहां पे आर्गुमेंट करने की कोशिश की, और नोटिस जारी करते हुए अदालत ने साथ में स्टे भी जारी कर दिया, हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया। ये तो था पस मंजर। मैं गोइंग फॉरवर्ड, देखिए ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं थी, अभी और भी एक दो कोशिशें हो सकती हैं कि इसको किसी न किसी मरहले पे इसको रोका जा सके, क्योंकि कुछ लोगों की इलेक्शन की तैयारी नहीं है। वो जो ब्लैक में अपनी टिकटें बेच रहे थे, अब पलियों 10,000 रुपया दे के भी कोई लैंड को तैयार नहीं गा उन्होंने टिकटा, तो उनके लिए इलेक्शन सूट नहीं करते। अब इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है और यकीनन इसके अंदर कागजात नामजदगी की तारीख भी आ गई है, फिर इतराजात की तारीख भी आ गई है, फिर इलेक्शन कैंपेन की तारीख भी आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड ऑमन है, लेकिन फैजी साहब, इसका पहरा जो है वो अवाम को देना होगा, जिनकी नुमाइंदगी का हक है इलेक्शन, और उन्हें ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर सके, जो मामलाते मुमलकत चला सके उनके बिहाफ के ऊपर, ताकि मुल्क के अंदर खुशहाली आए, मुआशी बेहतरी हो। और लेकिन एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, अजीब व गरीब सी बात, कि 9 मई के दिन भी पाकिस्तान के सिपा सलार जो थे वो मुल्क से बाहर थे, और आज के दिन भी जो हैं वो बाहर थे। ये उनकी गैर मौजूदगी में ही इस तरह की हरकतें क्यों होती हैं, ये हमारे लिए एक काबिल गौर नुक्ता है। तैयब बलोच साहब, आपने पूरी कार्रवाई, बल्कि आप तो रोज़ ही कार्रवाई देखते हैं, लेकिन आज भी हम भी पीछे थे, आप तो हमेशा आगे होते हैं, सदर जो हुए हमारे, लिहाजा ये बताइएगा कि आपने जो मंजर देखा, जो गुफ्तगू देखी आज, मैं कल और परसों की बात नहीं कर रहा, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज जो आपने देखा वो क्या देखा और क्या महसूस किया? देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमहूरियत के तसलसल को डीरेल करने की जो साजिश रचाई गई थी, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाकाम बना दिया गया। देखिए फैज साहब, एक बात आज खुल के सामने आई कि हमेशा ये अवाम में परसेप्शन ज़रूर बनाया गया कि जी सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन चाहती है, पीडीएम जो है वो या उसमें दीगर जो जमातें शामिल हैं वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही हैं। लेकिन अवाम के सामने बेनकाब कौन हुआ? अदलिया के सामने बेनकाब कौन हुआ? वो जो पत्थर पे लकीर वाला, वो जो पत्थर था जिसके ऊपर 8 फरवरी भी पत्थर पे लकीर है आम इंतखाबात, वो पत्थर जो है अवाम के सामने चोरी करते हुए तहरीक इंसाफ पकड़ी गई, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये उनकी चोरी पकड़ी गई है बेसिकली। और कैसे पकड़ी गई है कि आपने देखा कि छुप के अकेले में लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर करते हैं, किसी को पता भी नहीं होता, और फिर उसमें जो है एक सिंगल बेंच या सिंगल जज जो है वो उस पर फैसला देता है। और फैसला क्या है कि वो खुद अपनी हाई कोर्ट के खिलाफ रिट जारी कर देता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उसने पहले इनकार कर दिया था कि जी मैं अपने जुडिशियल अफसरान को एज ए ROs DRO नहीं देख सकता। 1 लाख से ज्यादा मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं। तो ये फैसला हो गया कि जी अब ROs और DROs जो हैं वो इंतजामिया से होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो उसको जाके चले गए। तो ये क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को, इसके बावजूद
कि उनके खिलाफ जो है बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है इस टाइम साइबर स्पेस पे, सोशल मीडिया पे चल रही है। और इसमें वो लोग शामिल हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिनके बारे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने एक इंटरव्यू में बरमला ये कहा था कि जी वो जमामा गोल्ड समित जो है वो उनको फंडिंग कर रही है, जो बिरून मुल्क बैठ के हमारे आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी रियासत के खिलाफ और सबसे बढ़ के हमारी जमहूरियत के खिलाफ जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका अमली नमूना मैंने, आपने, पाकिस्तान की कौम ने जो है वो आज उसका देख लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज खोल के आ गई और चीफ जस्टिस ये पूछ रहे हैं कि बताएं दरखास्त गुजार आकर चाहता क्या था। एक चीज तय हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी। तो ये जो आज की हमें समात नजर आई, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में आज हमें जमहूरियत की फतह नजर आई, आज हमें अवाम की फतह नजर आई, आज हमें इस रियासत की फतह नजर आई और हमें वो सासी जो अनासर हैं वो खुल के अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। ताहिर नहीं मलिक साहब, फिर आपने जाना है तो मैं चाहूँगा आपसे कि पूछ लूँ कि ये जो रिजवान रज़ी साहब ने भी बात की कि जब भी हमारी अहम तरीन शख्सियत बैरून मुल्क हों, जब वहाँ पे दीगर ममालिक के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें हों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी ओवरसीज़ जिनके नाम पे बड़ा खेला गया, उनकी मजबूती की बात हो, उनके ज़रिए पाकिस्तान की मजबूती की बात हो, तभी अगर होता है तो क्या करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जाहिर है कि जब हम वेस्ट में या अमेरिका में इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वहाँ दीगर जो इस वक्त एक टेररिज्म की सूरत हाल है, जो खिते की इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो माशी सूरत हाल है और जो दिफाई तावन है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, लेकिन उसमें एक अहम मामला इंतखाबात का भी है। और जब आप एक हमारे ज़िम्मेदार ओहदेदार और अस्करी सिपासलार वहाँ पे हैं और पीछे एक इंतशार और कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये एक बैड ओमन होगा और पाकिस्तान का एक ऐसा तासर जाएगा कि ये गैर जिम्मेदार एक रियासत है कि जो ये इसके ऊपर भी कंसेंसस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के बावजूद इलेक्शन के ऊपर एक इबाम पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बरवक्त आया फैसला जिसके तहत हमने इससे रियासत को इस नुकसान से पहुँचाया है और इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त हो जाना चाहिए और उसके नतीजे में जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए उसके साथ जो माशी और सियासी इस्तेहकाम है वो भी आ जाना चाहिए। ये पाकिस्तान का अवलीन कौमी मुफाद है और इस इंतशार जो है दाखिली हमारा, ये सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक नहीं बल्कि इकॉनमी, सोसाइटी और हमारे जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों तक जा रहा है, उसकी हौसला शिकनी भी इंतखाबात के बर वक्त और साफ और शफाफ इनेकाद से मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक वक्फे पे जाना है और वक्फे के बाद आके मज़ीद बातें करते हैं तैयब बलोच साहब, रिजवान रज़ी साहब और आगा इकरार हारून साहब से। एक वक्फा है, वक्फे के बाद मज़ीद बातें होंगी हमारे साथ। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आगा इकरार हारून साहब। तैयब बलोच साहब ने भी बड़ी खुल के बात की, रिजवान रज़ी साहब ने भी। मैं ये चाहूँगा कि फिर वहीं आ जाए कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं जो मुल्क के लिए, कौम के लिए हो, लेकिन जिस तरह तैयब बलोच साहब ये कह रहे थे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हों या इदारे हों, ये जो ट्रेंड चलते हैं और बैरून मुल्क बैठ के ज़्यादा चलाते हैं, इनका तोड़ क्या होगा? देखिए जी, इनका तोड़ वैसे तो बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिर आप मीडिया क्यों कहते हैं? मीडियम आपने पहले कहा था जी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सोशल मीडियम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर अगर आप रोकेंगे तो फिर एक और नया वावेला शुरू हो जाएगा कि जी सेंसरशिप हो गई है पाकिस्तान में। तो ये आप मुश्किल है। आपने मुझे सवाल किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी बारिश सिपा सलार बाहर होते हैं, चाहे वो गल्फ की कंट्रीज में हो, जब 9 मई हुआ था, अब जब वो अमेरिका में हो, के पीछे से खबरें ऐसी आनी चाहिए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं है, कोई ना कोई पाकिस्तान में मामला चल रहा है, ताकि हम जो बाहर बैठे लोगों से निगोशिएट कर रहे होते हैं या उनसे बात कर रहे होते हैं आंखों में आंखें डाल के, तो हमें परेशान करना। और ये एक बाकायदा एक साजिश के तहत होता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी कि ये हमें दिमाग में आ नहीं जाता है, ये इसकी टाइमिंग्स होती है। उनको पता होता है
कि कब क्या मूवमेंट होनी है पाकिस्तान की इंटरनेशनली, और हमने यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी है। वैसे मैं एक बात बताऊं, बलोच साहब जो है ये मैं आज यानी कि जो हम तो देखें बाहर ही खड़े ज्यादा होते हैं ना खड़े, ये तो इनका तो इन एंड आउट सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। और अपना यानी कि मैं आपकी वजह से भी चाहूंगा कि बलोच साहब हमें आज एक पल्स दें ओवरऑल। सिर्फ एक बात मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम ये है कि आपको याद है 2018 के इलेक्शन में ना 85,600 पोलिंग स्टेशन थे। हर पोलिंग स्टेशन में अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 2 से 4 पोलिंग बूथ होते हैं। तो इसकी बराबर है कि 85,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कम से कम 4 से, तो क्या पीटीआई के पास 3,70,000 वर्कर है जो कि सिर्फ पोलिंग डे को मैनेज कर ले? नहीं है, इसीलिए वो कोई रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं इलेक्शन से भागने का। सही। तैयब लोधी साहब, उन्होंने अपना वक्त भी आपको दिया, फिर मैं रज़ी साहब की जानिब भी जाना चाहता हूँ। बहुत अहम नुकता रज़ी साहब ने उठाया था ये कि क्यों तभी ऐसा होता है। वैसे आप तो यार वो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, आपको भी बड़ी गालियाँ पड़ी थी, वो क्या हुआ था? देखिए, मेरे खिलाफ भी बाकायदा एक ट्रेंड बनाया गया था। अब मेरा कसूर क्या था कि मैंने वो बात जो जुर्रत की थी, जो हकीकत थी, जो अवाम पूछना चाहती थी, जो अवाम के दिलो दिमाग में थी, वो मैंने तहरीक इंसाफ के, अब मैं साबिक ही शायद कहेंगे, साबिक चेयरमैन से जो है वो मैंने पूछ ली। अब वो था क्या कि अब्दुल रज़ाक शर एक बलूचिस्तान में हमारे एक बलोच वकील थे, वो कत्ल हुआ और उस कत्ल में उनको नामजद किया गया कि भाई इन्होंने उसको कत्ल कराया। तो वो एक मुकदमा था कोर्ट रूम नंबर 3 में, सुप्रीम कोर्ट की बात है। तो वहाँ पे कोर्ट रूम नंबर 3 में जो है वो बैठे हुए थे। तो मैंने देखा बाकी रिपोर्टर भी, तो वो उनसे कोई वो सवाल ऐसा नहीं कर रहा था, वो समझ रहे थे शायद ये बंग्याल की कोर्ट है, ठीक है। तो मैंने उनसे बात ये पूछी, देखें बहुत सारी चीजें हैं, आज वो चीजें तो खोल के सामने आ गई ना। इद्दत में निकाह खोल के सामने आ गया, सानिया 9 मई जो है वो तो एक ऐसी साजिश है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में उस जैसा इवेंट ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना पाकिस्तान ने देखा। जो हमारे दुश्मन शुरू दिन से जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, वो सानिया 9 मई में उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए मैंने उनसे कहा कि क्या आपको शर्म आती है? भाई इंसान है ना सर, कभी किसी एक्ट पे, किसी अमल पे उसको शर्म आ जाती है। तो मैंने कहा कभी आपको कभी शर्म आई है, शर्म आती है? तो बड़ी ढिठाई से उन्होंने कहा कि नहीं। तो जब उन्होंने कहा ना नहीं, तो मेरे ऑटोमेटिकली मैंने कहा यार कितना ढीठ है, ये मेरे माइंड में था। तो वो बात मेरे मुंह से भी निकल गई, मैंने कहा आप तो बड़े ढीठ हैं। अब ये एक जनरल सी बात, इतना कोई मुज़ाहका नहीं था, लेकिन बाद में मुझे मेरे खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, ट्रोलिंग की गई, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मेरे घर वालों को भी धमकियां दी गई, और वो मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता। जो उस ट्रोलिंग की जिद में आए हैं वो समझ सकते हैं कि वो मेरे खिलाफ क्या उस टाइम हो। रज़ी साहब, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये, ये सारे इशारे तो बड़े मुस्बत जा रहे हैं। और आपका तो ये इब्तदाई सब्जेक्ट है जर्नलिज्म में, इसके कितने असरात होंगे? फिर मैं वही कह रहा हूँ, जब मुआशी इस्तेहकाम आने लगता है तो फिर ऐसी जो रुकावटें हैं वो सामने आ जाती हैं। हमारा क्या किरदार है? हमारा किरदार ये है कि हम हकीकत को झाड़ पूंछ के साफ करके लोगों के सामने रखें। आज मैं चाहूंगा कि तैयब चूंकि अदालत में मौजूद थे, हमारे भाई हैं, तो वहां पे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे तो हमने टीवी पे देखा कि एक खातून ने जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पार्टी की एक्टिविस्ट हैं और लोगों को जो है वो उभारने के ऊपर बहुत माहिर हैं, उन्होंने डाइस पे आके चीफ जस्टिस साहब की जो वो ऑर्डर डिक्टेट कर रहे थे उसके दरमियान मुदाखलत की। तो तैयब से मैं तो करता हूं कि मेरे बाद जब उनकी बारी आए तो उसके ऊपर जरा तफसील से रोशनी डालें कि वो साहिबा कौन है और क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको वो मीडियम वाली बात, सोशल मीडियम वाली एक गाली अभी इस प्रोग्राम के दौरान मैं बैठा हुआ देख रहा हूं, मुझे 127 अकाउंट से मेरी एक पोस्ट के नीचे एक गाली पिछले 1 घंटे के अंदर मिली है। एक ही गाली है, एक ही अल्फाज है उसके, और उसके मुख्तलिफ अकाउंट से आ रही है। ये जो है ये बॉट्स होते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं या चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उनका नाम जहां पे आता है वहां पे
वो बोर्ड्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, भले उनका नाम नेगेटिव सेंस में भी आए तो बोर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि इसको जरा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जब गाली वो दिलवा रहे हैं तो उनका माली नुकसान भी हो रहा है। तैयब बलोच साहब आपके खिलाफ ट्रेंड चलाने का उनका माली नुकसान भी हो रहा है। तो चलिए इस बात पे आप दिल को इत्मीनान रखिए कि वो जहां से भी उनको फंडिंग हो रही है, और पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि कौन फंडिंग करता है ओवरसीज गालियां बकने वालों को, उसको हम साइड पे रख देते हैं। देखिए ये एक सोशल मीडिया ऑन स्लॉट है पूरी कौम के माइंडसेट के ऊपर कि फलां पार्टी की 95% अक्सरियत है, फलां पार्टी की 98% अक्सरियत है, फिर खुद ही कह देते हैं 110% अक्सरियत है। ये मेरा मतलब है ये एक किस्म की जन्नत के अंदर हेलुसिनेशन इसको कहते हैं हम नफ्सियात के अंदर, वो हेलुसिनेशन के अंदर रखा जाता है। अगर आपको याद तारीख पढ़ी है, यकीनन हमने इकट्ठी पढ़ी है फैज साहब, उसके अंदर एक फिदाइन होते थे पुराने जमाने के अंदर ना, फिदाइन होते थे। ये वो फिदाइन है जिनको हशीश पिला के खास ज़हनी हालत में रखा जाता था, तो इनको भी झूठ पिला के और गलत हकायक बता के एक खास ज़हनी हालत में रखा जाता है। इसलिए ये काबिल रहम लोग हैं। इनकी इलाज के लिए हमें कोशिश करनी है, और इनका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सच का बयान है, हकीकत का बयान है, और वो हमने करते रहे। तैयब बलोच साहब, सच का बयान, हकीकत का बयान। हमारे प्रोग्राम में कुछ देर पहले निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी यही कह रहे थे कि आप सच बोलते रहें, नज़र रखते चले जाएं, कोई कौन क्या कर रहा है आप सही चीज़ दिखाने की कोशिश करें। कितना मुश्किल सफ़र है वैसे तैयब? सच बोलना मुश्किल भी है और किठन भी है, ये कुर्बानी भी मांगता है। देखिए कुर्बानी मतलब आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे रज़ी दादा साहब ने कहा कि उनको एक हकीकत बयान करने पे कितनी गालियां पड़ती हैं या हमें कितनी पड़ती होंगी, लोग वो सच सुनना पसंद नहीं करते। जैसे उन्होंने बड़ी प्यारी टर्म यूज़ की, वो फिदाई की या फिदाई, कि उनको वो हशीश पिला के झूठ पिला के उनको बता दिया कि ये सच है, हालांकि वो झूठ है। देखिए अब देखिए वो क्या था, हकीकत तो अब आपके सामने मेरे सामने खुल के आई ना। ये उनको बताया गया जी ये जो पीडीएम की जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये इलेक्शन नहीं चाहती, ये इलेक्शन से भाग रही है, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अब हकीकत पूरी कौम के सामने अब आके अश्कार हुई, और यही खूबी है सच की, वो अपने वक्त के ऊपर सबके सामने खुल के सामने आ जाता है। अब ये हकीकत आ गई कि इलेक्शन से राय फरार तो तहरीक इंसाफ चाहती थी, अब यही तरीके इंसाफ है जो पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉक्सी पिटीशंस लेके आई, चूंकि उस टाइम वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर था, तो वो उसमें प्रॉक्सी पिटीशन लेके आई कि हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए। अब वो चलती चलती चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने मामला आ गया, उन्होंने सबको उठा के सबको बुला के और कहा कि जी तारीख मुतफिका तौर के ऊपर दी गई, 8 फरवरी की हो गई, और उसमें तहरीक इंसाफ राजी हो रही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं किया। उस टाइम ये नहीं कहा जी हमें आरोज कबूल नहीं है, अगर उनका यहाँ पे कोई खदशा था फैजी साहब तो वो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम ये कह सकते थे कि ठीक है 8 फरवरी को हम कबूल करते हैं, लेकिन ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालत इसको देख ले। वो उस टाइम बिल्कुल चुप कर गई। जब उन्होंने देखा कि यार ये क्या हो गया, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, तो वो आगे देखते हैं कि हमारी तो वो सूरत हाल ही नहीं है कि हम इलेक्शन में जा सकें, तो उन्होंने फिर जो है एक पटिशन डाल के अपने एक जज के जरिए, क्योंकि आपको पता है मुझे पता है इन्हीं अदलिया से भी उनकी सहूलतकारी होती रही है, अगरचे वो बंदियाल साहब वाली अदलिया ना रही, सासू मां वाली ना रही। अब ये तो पिछली तारीख उसके लिए केस मौजूद है ना, उस पर फिर कभी बात। हाँ, तो वो एक जज साहब के पास चले गए, तो उन्होंने पूरे देखे, मुझे उस जज साहब की उस पर बड़ी हैरत होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का अपना आर्डर है, वो कह चुकी है पत्थर पे लकीर है, तो वो कैसे चले गए उसके खिलाफ। तो इसी वजह से उन्होंने भी अपने ज़ाब्ते अखलाक की जो है वो खिलाफ वर्जी की। बाकी रज़ी दादा साहब ने जो वो बात की थी खतून वाली, देखें सर वो चीफ जस्टिस हमने देखा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है हमेशा हर कोर्ट के अंदर, और हर लॉ जो होता है ना स्टूडेंट होता है लॉ का, उसको सिखाया जाता है जब कोई जज फैसला डिक्टेट करा रहा हो तो उसमें कभी नहीं बोलते
दलाल मुकम्मल हो जाते हैं तो आप जो है आर्डर लिखो। तो वो चीफ जस्टिस काजी फैज साहब बड़े अपनी उसके साथ वो एक आर्डर डिक्टेट कर रहे हैं। एक खातून है जिसका बराह रास्त ताल्लुक तरीके इंसाफ के साथ है। हमने देखा कि तरीके इंसाफ के जो भी सीनियर वकला आते हैं वो उसके साथ अटैच होती है वो लड़की। अच्छा, वो आती है और वो चीफ जस्टिस को जो है वो डिट्रैक करने की कोशिश की, जिसके ऊपर वो चीफ जस्टिस ने कहा आप कौन है, क्या आपने कहां से ये तालीम हासिल किया, क्या आपको बताया नहीं गया। वो उसने कपड़े पहने हुए थे, वो वकला वाले यूनिफॉर्म में थी, तो फिर उनकी झाड़ भी पिलाई। और वो खतून अब क्या कर रही है, अब वो जो ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकली तो पूरा तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और वो सारा कुछ है वो सामने आ गए और वो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो बता रही है मैं ये कहना चाहती थी, मैं ये कहना, वो एक प्रोपेगेंडा, और उस प्रोपेगेंडे की बेस किया है। मैं आज उसको आपको तो वो बता देता हूं जी। वो हम चूंकि तरीके इंसाफ वहां पे पार्टी थी तो इस मामले पे हमें सुने बगैर जो है वो फैसला कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट वाजे अपना हुक्म आज जो है काजी फैजी ने ये लिखवाया। उनको पता था कि भाई इनको और तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे खिलाफ जो है वो साइबर स्पेस पे जो है वो प्रोपेगेंडा करने के लिए ये कहीं ना कहीं से कोई बातें निकाल के ले आएंगे। तो चीफ जस्टिस ने वाजे लिखा कि हमने जो है वो नोटिस किए बगैर इस वजह से फैसला दे रहे हैं कि ये मामला ही सुप्रीम कोर्ट का है। यस, सुप्रीम कोर्ट ही इस पे तय कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दे चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब। नाजरीन, मैंने जैसे प्रोग्राम के दरमियान भी ये कहा कि मैं इस वतन के लिए कट मरने को भी बहुत कम समझता हूँ। मेरे बच्चे भी कुर्बान। इस मुल्क का इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। ये गला पता क्यों ख़राब हुआ, ये कल आपको पता चलेगा कि शदीद मौसम में भी चौथा सुतून टीम कहाँ पे हुई थी। और आप देखेंगे, महसूस भी होंगे, खूबसूरतियाँ, रानाइयाँ, रंग कुदरती तौर पर माला माल हैं जब हम जिन चीज़ों से, और फिर वहाँ के मसाइल। NA1 पाकिस्तान की कौमी असम्बली का हल्का जो है वो कहाँ पे है भला। अपने जहन को भी थोड़ा सा अशाश बिशाश कीजिए ना, कल पता चल जाएगा। वहाँ से आप हमें देख पाएंगे और मज़ीद जगहों से भी हम आपको नज़र आएंगे। इस मुल्क की खिदमत करने की अल्लाह हमें तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।